हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। हमेशा ज़िंदगी में अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। जल्दी से शुरू करते हैं कहानी। कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर इंसान किसी भी काम को करेगा तो फिर वो उसको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि आप भूख लगने पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी खाओगे ना, तो वो भी आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान ही पहुंचाएगा, आपका पेट खराब कर देगा। इसी तरह से अगर आप जरूरत से ज्यादा संभोग करोगे, सेक्स करोगे, तो फिर आपके शरीर के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी और फिर आप जिंदगी में कभी भी सेक्स करने के काबिल नहीं रहोगे। अपनी जरूरत है हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अपनी ताकत के मुताबिक आप काम कर सकते हो। आप पत्नी के साथ संभोग कर सकते हो, लेकिन अगर यही संभोग आप रोजाना 4 4 बार, 5 5 बार हर रोज डेली करोगे तो फिर आपके अंदर कमजोरी तो आनी ही है। बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और समाज में हो रही ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए चलते हैं इस घटना की तरफ। संजय के साथ भी यही हो रहा था। संजय की पत्नी निर्मला थी। वो सेक्स एडिक्ट थी। उसको एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी में अगर औरत के साथ कितना भी सेक्स किया जाए, उसकी आग शांत नहीं होती बल्कि और भड़कती चली जाती है। और ये निम्फोमेनिया नाम की जो बीमारी है, वो लाखों में से किसी एक औरत को होती है, और ऐसी औरत सेक्स एडिक्ट हो जाती है। पहले पहले संजय को पता नहीं था कि मेरी पत्नी को यह बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे जब निर्मला की आदत बढ़ती चली गई, और दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, निर्मला हर समय बस इसी प्रकार की डिमांड करती, तो फिर उसको एहसास हुआ कि शायद मेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है। दोस्तों, इस अजीबोगरीब कहानी को आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही भयानक कहानी भी है। सन 2011 में निर्मला जब 30 वर्षीय संजय रजक की पत्नी बनकर घर आई, तो वो खुशी से फूला नहीं समाया था, क्योंकि उसकी पत्नी भला की खूबसूरत थी। पेशे से मजदूर संजय के सपने ज्यादा बड़े नहीं थे। वो तो बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था, जिसमें पत्नी हो, बच्चे हों, और छोटे से घर में वो हमेशा खुशियां बनी रहे। संजय भले ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन मेहनती बहुत ज्यादा था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने एक ऑफिस और एक स्कूल में माली का काम भी कर लिया था। आम नौजवानों की तरह सुहाग रात को लेकर संजय के मन में भी रोमांच और बहुत उत्सुकता के साथ थोड़ी सी घबराहट भी थी। पहली रात को यादगार बनाने के लिए, अपनी हसरत को पूरा करने के लिए उसने अपनी तरफ से कोई भी कमी बाकी नहीं छोड़ी थी। अपनी पत्नी निर्मला के लिए पहले तो कमरे को उसने खूब सजाया, फिर उसमें खूब इत्र डाला, परफ्यूम डाला और उसको खूब महका दिया। अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सकता था उसने एक अच्छा सा तोहफा भी खरीदा। दोस्तों के मुंह से उसने सुन रखा था कि सुहाग रात के दिन जिस पति ने अपनी पत्नी का दिल जीत लिया, वो जिंदगी भर उसकी मुरीद हो जाती है, उसके बस में रहती है। जीत लिया का मतलब संजय खूब समझता था कि सिर्फ शारीरिक तौर पर पत्नी को हासिल या संतुष्ट कर देना ही नहीं होता, बल्कि आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत से सपने भी साथ में बुनने पड़ते हैं और पत्नी की इच्छाएं भी समझनी पड़ती हैं। उसने अब तक फिल्मों में सुहागरात होते देखी थी, और कुछ शादीशुदा लोगों के दोस्तों के तजुर्बे उसके पास थे। कुछ लोग ये समझते हैं सुहाग की पहली रात में कि आपने अगर अपनी पत्नी को जीतना है तो उसके साथ खूब संभोग करो, कई कई बार उसके साथ संबंध बनाओ, तो वो तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदमी जानवरों की तरह पहले ही रात में पत्नी के ऊपर पेलम पेल कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी भावनाओं को अगर आप समझते हो, उसके आप ख्यालात को समझते हो, तो ये उसको जीतना होता। बहरहाल, इस रात को हसीन बनाने के मकसद से जब संजय कमरे में पलंग पर बैठी निर्मला के पास पहुंचा, तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। लाल सुर्ख जोड़े निर्मला वाकई गजब ढा रही थी।
अपनी किस्मत पर उसे गर्व हो रहा था कि मुझे कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत बीवी मिली है। निर्मला के नजदीक बैठकर उससे बातचीत शुरू की और जैसे ही उसने निर्मला को छुआ तो मानो जैसे निर्मला के जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। उसने पहल करते हुए पति को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे ताबड़तोड़ तरीके से प्यार करने लगी, उसे चूमने लगी। निर्मला अपने पति से बहुत जल्दी खुल गई थी। लड़कियां पहली रात में अक्सर शर्माती हैं, नखरे दिखाती हैं, लेकिन निर्मला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और ऐसी तमाम धारणाएं जो संजय ने सुन रखी थी कि पहली रात में बड़ा मुश्किल होता है पत्नी को मनाना, बड़ा मुश्किल होता है उसको राह पर लाना, उसके साथ संभोग करने के लिए, संबंध बनाने के लिए मनाना, लेकिन यहां तो मामला उल्टा ही हुआ। अपनी पत्नी की तपिश से जैसे ही उसकी पत्नी ने उसको अपनी बाहों में भरा तो संजय भी पिघल जाता है और सारे रस्म रिवाज को भूल करके वो उससे लिपट जाता है। और फिर उसके बाद कमरे में वासना का दोनों के बीच ऐसा तूफान उठता है जिस तूफान में दोनों गोते लगाने लगते। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो संजय के चेहरे पर संतुष्टि थी, लेकिन निर्मला का दिल अभी नहीं भरा था। लिहाजा उसने संजय को दोबारा से उकसाया, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया। पहली रात एक दो बार नहीं बल्कि कई बार दोनों के बीच में संबंध बने और जब तक संजय पूरी तरह से निढाल होकर बेड पर लुढ़क नहीं गया, निर्मला संजय से अपने साथ संबंध बनवाती रही। जब संजय ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब बस करो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तब जाकर के वो पीछे हटती है। फिर तो हर रात यही होने लगा। संजय जैसे ही काम से घर लौटता, खा पीकर वो बिस्तर पर पहुंचता तो निर्मला उसे अपनी तरफ खींच लेती और तरह तरह से उसे प्यार करती। ऐसा प्यार कि संजय निहाल हो उठता। पत्नी खूबसूरत होने के साथ साथ में सेक्सी भी हो तो जिंदगी वाकई खुशगवार उठती है। इस मामले में संजय खुद को काफी भाग्यशाली समझ रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी खूबसूरत थी और उससे तरह तरह के साथ उससे संभोग करती थी, इसलिए वो फूला नहीं समा रहा था। शुरू शुरू की बात थी, अभी शादी हुई थी, 10-15 दिन गुजरे थे, अब तो हालत ये हो गई थी कि सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, कोई भी वक्त हो, हर वक्त अपने साथ सेक्स करवाना चाहती थी। तो संजय को अब अजीब सा लगने लगा। अजीब इसलिए कि वो चाहे कितना भी सेक्स कर लेता, उसके साथ संबंध बना लेता, लेकिन निर्मला का जी भरता ही नहीं था। शादी के बाद आमतौर पर पति नई नवेली पत्नी के आगे पीछे मंडराता है और मन चाहे सेक्स की बाबत पत्नी के नाज नखरे उठाता है, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा था। संजय को पत्नी से कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, बल्कि उसे तो ये काम लगातार करना पड़ रहा था। अब संभोग करने से पहले उसको चिढ़ सी, कुड़न सी होने लगी थी कि क्योंकि हर काम की एक लिमिट होती है। अगर लिमिट से ज्यादा आप कोई भी काम करोगे तो फिर वो एक दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। इधर गुस्सा और खींच तो निर्मला को भी थी। उस पर हर वक्त संजय उसकी इच्छा मांग पूरी करने में अब कतराने लगा था, आनाकानी करता था या फिर बहाना बनाने की कोशिश करता था। ऐसी स्थिति में वो कभी कभार अपने पति को ताने भी मार देती। संजय को सेक्स से कोई परहेज नहीं था, लेकिन वक्त बेवक्त पत्नी की सेक्स की इच्छा उसकी समझ से बाहर थी। फिर भी जितना उसके मन में सेक्स की इच्छा थी, जितना उससे बन पड़ता था, वो पत्नी को खुश करने की कोशिश करता था। उसका सोचना था कि वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसका यह ख्याल, उसकी यह सोच गलत साबित हुई। शादी के बाद जब निर्मला गर्भवती हुई तो संजय को दोहरी खुशी हुई। पहली खुशी तो उसने दोस्तों और रिश्तेदारों को साझा की कि वो बाप बनने वाला है, लेकिन दूसरी उसने अपने मन में ही रखी कि अब एक आध साल निर्मला से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अब गर्भवती होने के बाद में जो हर वक्त सुबह शाम निर्मला के साथ में उसको सेक्स करना पड़ता था, संभोग करना पड़ता था, इससे अब छुटकारा मिल जाएगा। जब उसने लेडी डॉक्टर को निर्मला को दिखाया तो फिर लेडी डॉक्टर ने भी उसको यही नसीहत दी कि वैसे तो गर्भवती होने के दौरान में संबंध बनाने में, संभोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जितनी एहतियात बरतें और इस काम से जितने दूर रहें, बच्चे के लिए इतना ही फायदा होगा।
डॉक्टर के समझाने पर भी निर्मला पर तो कोई असर नहीं पड़ा। मन मारकर और एहतियात बरतते हुए संजय को निर्मला की इच्छा पूरी करनी ही पड़ती थी। अब वो उम्मीद लगाने लगा कि शायद बच्चा होने के बाद निर्मला सुधर जाएगी और वो राह पर आ जाएगी, उसकी सेक्स की इच्छा कम हो जाएगी। वक्त आने पर निर्मला ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया तो अपनी इस नई जिम्मेदारी के प्रति संजय गंभीर हो गया था कि अब खर्चे बढ़ेंगे, कल को बेटा स्कूल भी जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और पैसे को बचाने की कोशिश की जाए। उसने अपने बेटे का नाम समीर रखा। मां बनने के बाद भी निर्मला में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी फरमाइश पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। इधर संजय में पहले जैसी ताकत नहीं रहती। यानी संजय का सोचना गलत था। उसका सोचना था कि मां बनने के बाद में निर्मला की सेक्स की इच्छा कम हो जाएगी, लेकिन हुआ उसके उलट। मां बनने के बाद में निर्मला के अंदर और इच्छा जाग चुकी थी। अब वो पहले से ज्यादा संजय को अपने करीब रखना चाहती थी, लेकिन संजय के अंदर की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। अब सेक्स करना उसको अच्छा नहीं लगता था और वो निर्मला से दूर भागने लगा था। संजय को इतना तो समझ आ रहा था कि निर्मला को इतनी ज्यादा इच्छा कोई स्वाभाविक बात नहीं है, बल्कि एक असामान्य या कोई बीमारी है। छोटे से गांव में जहां कोई फिजिशियन भी नहीं था, वहां कोई मनोचिकित्सक के होने की भी कोई संभावना नहीं थी जिससे कि संजय अपनी पत्नी का इलाज करवाता। यह भी मुमकिन नहीं था। पति काफी कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पत्नी शादी के 4 साल बाद उसकी मर्दानगी को लेकर ताने मारे तो उसके सब्र का बांध जवाब दे देता है और फिर वो ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है जैसे जिंदगी की उसने कभी कल्पना भी नहीं की हो। एक दिन निर्मला ने फिर से संजय के साथ संबंध बनाने की जिद की, पर उसने मन मारकर साफ कह दिया कि उसमें अब इतनी ताकत नहीं है कि दिन रात बस यही करता रहे। इस बार निर्मला ने उसको एक मशवरा दिया। जब निर्मला देखती है कि संजय अब इस काबिल नहीं रहा कि वो उसके साथ संभोग कर सके, उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, फिर निर्मला कहती है कि तुम ऐसा करो, अपना इलाज कराओ और किसी हकीम या अच्छे से डॉक्टर से दवाई लो और तुम फिर ठीक ठाक हो जाओगे। संजय ना चाहता हो अभी निर्मला की बात मान जाता है और फिर वो शहर जाकर किसी डॉक्टर से मिलता है और फिर उस डॉक्टर की दवाई खाने लगता है। जब तक दवाई का असर रहा तो फिर संजय निर्मला की इच्छा पूर्ति करने लगा, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म हो जाता है तो फिर संजय वापस इस काबिल ही नहीं रहता कि वो अब निर्मला की इच्छा पूर्ति कर सके। सेक्स के साथ साथ अब जिंदगी की गाड़ी भी हिचकोले खाकर चलने लगी थी। निर्मला अपनी बीमारी के हाथों मजबूर थी, इसलिए उसने मोहल्ले के कम उम्र के लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दिया था। अब जब उसने देखा कि घर में मेरी पूर्ति नहीं होगी तो मोहल्ले के लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। लेकिन जब यह बात संजय को पता चली तो उसको अपने कानों पर और अपने सुनी हुई बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या निर्मला ऐसा भी कर सकती है। लेकिन एक दिन उसने घर में निर्मला को एक लड़के के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ ही लिया। उसके बाद वो उसको खूब खरी खोटी सुनाता है और फिर निर्मला भी कह देती है कि जब तुम इस काबिल नहीं रहे कि मेरी इच्छा पूर्ति कर सको तो अब मुझे बाहर ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद में वो कहती है कि घर के खर्चे काफी बढ़ चुके हैं, तुम ऐसा करो कहीं मेरी नौकरी लगवा दो। संजय को निर्मला के अंदर क्या चल रहा है ये पता नहीं था और जिस स्कूल में वो माली का काम करता था उसी स्कूल में निर्मला की नौकरी इत्तेफाक से लग जाती है। अब निर्मला भी वहां नौकरी करने लगती है और नौकरी पर जाने के कुछ दिन बाद वहां के चपड़ासियों और जो बस में बच्चों को लेकर आते थे वो ड्राइवर, कंडक्टर, लगभग 20 से 25 लोगों के साथ निर्मला संबंध बनाने शुरू कर देती है। उसकी इच्छा ही ऐसी थी कि उसकी पूर्ति होती ही नहीं थी। जब यह बात संजय को पता चलती है और कानाफूसी लोगों में शुरू हो जाती है कि संजय की पत्नी के साथ कोई भी उसके साथ संबंध बना लो, तो फिर संजय इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको घर वापस ले आता है। घर आने के बाद दोनों के बीच में बहुत तगड़ा झगड़ा होता है और उसकी पत्नी निर्मला थाने में जाकर संजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती है
और वहां जाकर शिकायत कर देती है। उसके बाद में पुलिस वाले दोनों को बुलाते हैं और समझा बुझाकर दोनों का झगड़ा शांत करते हैं और दोनों को घर भेज देते हैं। पति से लड़ने के बाद फिर निर्मला अपने मायके में जाकर रहने लगती है और 1.5 साल तक अपने मायके में ही रही। लेकिन बच्चे का ख्याल बार बार संजय को आता था, तो फिर वो किसी तरह से उससे माफी मांगकर उसको मनाकर वापस घर ले आता है। जैसे ही वो वापस घर आई, फिर अपने उसी पुराने रवैये पर आ जाती है। फिर से अपने घर में मोहल्ले के लड़कों को बुलाने लगती है और उनके साथ संबंध बनाने लगती है। संजय चाहकर भी उसको कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उसका बस एक ही सवाल था, अगर तुम मेरी इच्छा पूर्ति कर सकते हो तो फिर मुझे बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब तुम इस काबिल नहीं हो, इसलिए मुझे बाहर के लड़कों से मिलना पड़ रहा है। और मैं तुमसे भी कहती हूं, अगर तुम मेरी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे लिए 4-5 लड़के बाहर के, उनसे बात करके रखो जो मेरे साथ संबंध बनाए। ऐसी बेशर्मी की बातें जब कोई पत्नी अपने पति से करे तो फिर उसका डूब मरना बेहतर है। और यही संजय भी सोच रहा था कि मैं कहां जाके मरूं, ये जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। लेकिन क्या कर सकता था, बच्चे की वजह से वो चुप रह जाता था, सारे ताने और पत्नी की बातों को बर्दाश्त कर लेता था। एक दिन संजय बाहर गया हुआ था। जब वह घर में वापस आया तो निर्मला एक नाबालिग बच्चे के साथ, यानी लगभग 13-14 साल के लड़के के साथ संबंध बना रही थी। जब इस हालत में वो निर्मला को देखता है तो मानो संजय के ऊपर तो घड़ों पानी पड़ गया और वो ये सोच रहा था कि काश ये जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर धंस जाऊं। बहरहाल वो उस लड़के को उठाता है निर्मला के ऊपर से और 2 थप्पड़ मारकर उसको भगा देता है। फिर निर्मला को बहुत खरी खोटी सुनाता है। उसके बाद में निर्मला से कहता है कि तुम अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मुझे शायद कोई गलत कदम ना उठाना पड़ जाए। निर्मला ये नहीं जानती थी कि संजय उससे इतना खफा हो चुका है कि वो उसको मौत के घाट भी उतार सकता है। और यही सोचकर फिर संजय ने देखा कि मैं इसकी इच्छा पूर्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं समाज में रहने के लायक भी नहीं रह पाऊंगा। अगर इसी तरह से निर्मला मोहल्ले के लड़कों को गांव के लोगों से घर में बुलाकर संबंध बनाती रही तो मेरी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा। और इस बात को ना तो पुलिस में कह रहा था, ना अपने खानदान के किसी लोगों से कह रहा था, क्योंकि बात ही ऐसी बेइज्जती वाली थी। अब उसने निर्मला को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। फिर शाम को जैसे ही खाना खाने के बाद में दोनों पति पत्नी लेटते हैं तो फिर निर्मला संजय से संबंध बनाने के लिए कहती है। संजय खुन्नस में तो बैठा ही था, क्योंकि दिन में उसने वो नजारा अपनी आंखों से देखा था। तो संजय कहता है, तू कैसी औरत है कि हर वक्त तुझे बस संभोग ही चाहिए, तेरे साथ सेक्स चाहिए, तुझे कुछ और सुझाई नहीं देता। ले आज मैं तेरी ये तमन्ना मैं जिंदगी भर के लिए खत्म कर देता हूं। और वहां पर एक डंबल पड़ा हुआ था और वो उठाकर ताबड़तोड़ उसके सिर में मारना शुरू कर देता है। जैसे ही उसके सिर में 2-4 दफा वो डंबल लगता है, लोहे का भारी डंबल था, तो निर्मला की मौत हो जाती है। उसको मारने के बाद में रात भर संजय यही सोचता रहा कि अब क्या किया जाए, यहां से भागा जाए, आत्मसमर्पण किया जाए, या इसकी लाश के साथ अब मैं क्या करूं। फिर रात को उसने यही सोचा कि अब मैं यहां से कहीं भाग जाऊं। फिर वो रसोई में पहुंचता है और वहां पर एक फावड़ा उठाकर 2 फुट या 2.5 फुट गहरा एक गड्ढा खोदता है और निर्मला की लाश को उसमें गड्ढे में दफना देता है। और गड्ढे में दफना देने के बाद वहां से भागने का प्लान बना लेता है। जैसे ही सुबह होती है और उसका 4 साल का बेटा गहरी नींद में जो सो रहा था, जैसे ही उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ती है, उसका दिल बदल जाता है। बेटे की मोहब्बत उसके पैरों में बेड़ियां डाल देती हैं और वो भाग नहीं पाता है। फिर उसने थाने में आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया। उसने अपने आप को पुलिस की हिरासत में देने का फैसला कर लिया और वो फिर थाने फोन कर देता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। जैसे ही थाने में ये फोन पहुंचता है, पुलिस महकमे में हलचल मच जाती है
और फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए चल पड़ती है। इधर संजय अपने बच्चे को सीने लगाए हुए थाने की तरफ जा रहा था। थाने में अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए निकली भी नहीं थी कि संजय थाने पहुंच जाता और सारी बात बता देता है। और उसके बाद में वो पुलिस को घर लाता है और घर लाकर लाश बरामद करवा देता है और वो डंबल भी बरामद करवा देता है जिससे वो निर्मला की हत्या करता है। संजय और क्या करता, इस सवाल का सटीक जवाब किसी के पास नहीं था। वो पत्नी को छोड़ता तो भी बदनामी होती और निर्मला अपनी बीमारी छुपाए रखने के लिए झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवा सकती थी। तलाक के लिए अदालत जाता तो भी परेशान रहता, क्योंकि इस बीमारी को अदालत में वो साबित ही नहीं कर पाता कि निर्मला सेक्स एडिक्ट है, या फिर वो उन लोगों को भी नहीं लेकर आ सकता था अदालत में जिन लोगों ने निर्मला के साथ संबंध बनाए थे। क्या वो लोग कोर्ट में आकर गवाही देते? ऐसा मुमकिन नहीं था। ऐसी परेशानी भरी परिस्थितियों में उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। हालांकि खुद संजय ने भी इस मुसीबत से छुटकारा पाने की कोई खास कोशिश नहीं की थी। ना ही कभी संजय ने किसी डॉक्टर को निर्मला को दिखाया था और ना ही कभी उसको कोई दवाई लेकर के दी थी। इसी तरह से एक कामुक पत्नी की वजह से एक अच्छा खासा नौजवान अब एक मुजरिम बन चुका था और एक हत्यारा बन चुका था। थाने में पुलिस वालों की बातचीत से उसे पता चला कि निर्मला वाकई एक ऐसी सेक्स की बीमारी निम्फोमेनिया से ग्रस्त थी जिसकी वजह से कभी भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती थी। यह बीमारी 1 लाख महिलाओं में से किसी एक को होती है, जिसका इलाज मुमकिन तो है अगर किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराया जाए, किसी सेक्स विशेषज्ञ से उसका इलाज कराया जाए तो उस बीमारी का इलाज मुमकिन है। जाहिर है यह संजय के बस की बात नहीं थी और जो उसके बस में थी उसने वो कदम उठा दिया था, यानी उसने अब निर्मला की हत्या कर दी थी। अब उसके बेटे को बालगृह में भेज दिया गया है और संजय को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की हैरान और परेशान करने वाली एक ऐसी कहानी जो कि एक सीधा साधा इंसान, एक मजदूर किस्म का इंसान जो सिर्फ अपनी खुशी अपने बच्चे में, अपनी पत्नी में तलाश करता है और वो अब एक हत्यारा बन चुका था। तो दोस्तों, अपने आसपास होने वाले क्राइम से बचें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी विशेष राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए स्टोरीज बाय सागू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आपका प्यार और साथ मिलेगा तो अच्छा लगेगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। जिंदगी जिंदाबाद।